गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या मेरा वॉल्यूम क्लियर है और स्क्रीन दिख रही है? दोनों कंफर्म कर दो एक बार कोई बच्चा। वॉल्यूम का लेवल और स्क्रीन दोनों का पोजीशन बताओ बच्चे आप। हाँ विशाल बोलो बच्चे। आवाज नहीं आ रही है आपकी मेरे पास। ऑल क्लियर सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अभी आप लोग बाकी सब लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। मैं क्लास शुरू करता हूँ। आप लोगों का बच्चे सिलेबस है PC16 का है। इस वीक के लिए हम टॉपिक भी डिसाइड कर दे रहे हैं। और एक चीज हमने देखा है कि PC16 में जो कैपिटल गेन्स वाला जो चैप्टर था आप लोगों का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस टफ थे और एम्बिगुअस भी हैं। तो वो हम बाद में एक बार करेंगे। आप लोग उसको रिव्यू करके अपने से देखो। जितना आप समझ सकते हो उसको समझ लो, नहीं तो हम एक बार कराएंगे उसको। ठीक है ना बच्चे? ऐसे नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं आया और हम ऐसे ही उसको क्वेश्चन को रैप करके रख देंगे, ऐसा नहीं है। हम करेंगे। ठीक है, नॉट टू वरी। क्लास अभी चल रही है और क्लास खत्म ये जो हो जाती है तो एक बार हम देखेंगे पीछे के जो चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, उस पे एक बार हम लोग फिर से क्लास कर लेंगे। ठीक है। वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। आप लोगों को समस्या का समाधान जरूर मिलेगा और आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। जितनी समझ में आ रहा है और जो जो टॉपिक्स आपको क्लियर होते जा रहे हैं, उस पे आप एडवांस करते जाइए बच्चे। ठीक है, ओके। तो इस वीक में देखो हमारा जो इनकम टैक्स वाला टॉपिक चल रहा है, जो आप लोग सेल्फ स्टडी से कवर कर रहे हो, ये वाला रेवेन्यू ऑडिट रेवेन्यू सिलेबस वाला। तो इनकम टैक्स का खत्म हो गया है। अब आपको वीडियो किसकी देखनी है? जीएसटी की वीडियो देखनी है। और जीएसटी का ये टॉपिक हमारा इस वीक वीक के लिए रहेगा। इस वीकली टेस्ट में इस वीकली टेस्ट में जो होगा सैटरडे को संडे को जो आप लोग करते हो, ये पॉइंट सारे आपको पढ़ने हैं जीएसटी में। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स, जीएसटी काउंसिल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, असेसमेंट ऑफ ऑडिट, ये सारे के सारे जो वीडियो अवेलेबल हैं और उसने जो अपलोड किए हैं, वो वीडियो आपको देखनी है। और जो मटेरियल दिया गया है इस पे रिलेटेड जीएसटी से, वो पढ़ना है। ठीक है, तो ये सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ना है, सेल्फ स्टडी। और फिर इसका वीकली टेस्ट में ये कवर किया जाएगा। तो आपको ये इस वीक का पूरा पता चल गया। नाउ मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो क्या पढ़ाने वाला हूँ, ये जो टॉपिक था आपका लोकल बॉडीज ऑडिट सिलेबस, ये चारों ही पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये पिछला वीक चलते रहा है, बच्चों ने अच्छा स्कोरिंग भी किया है, तो ये भी कवर हो गया अब आपका। अब इस वीक हम ये चलाएंगे पब्लिक वर्क्स ऑडिट सिलेबस। पब्लिक वर्क्स ऑडिट सिलेबस में 4 पॉइंट्स है और ये 30 मार्क्स का वेटेज वाला है। वो पीछे जो थे ए और बी वाले, ये या 1 और 2 वाले, ये 3 वाला है, ये 30 मार्क्स का है। बाकी 35 मार्क्स के थे वेटेज वाले, तो ये टोटल 100 हो जाता है। तो 30 मार्क्स वेटेज वाला ये पॉइंट्स है, 30%। इसमें 4 चीजें हमें पढ़नी है। तो आज हम ये करेंगे कवर बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑलराउंडर्स के नोट्स में भी सारी चीजें लिखी हुई हैं। ऑलराउंडर्स का नोट्स भी आप अपने से कवर कर लेना। उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, उसी के बेस पे आप लोगों को एक टेस्ट भी बने हुए हैं, तो वो आपको इजी रहते हैं समझने में। मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा GFR 2017 जो अमेंडमेंट हुआ है, जो उसमें कुछ पॉइंट्स, तो वो मैंने आप लोगों को अभी ग्रुप में डाल दिया है, GFR 2017। और एक ट्रेजरी वाला भी डाला हूं, तो ट्रेजरी वाला आप लोगों के लिए नहीं है, वो PC15 के लिए बच्चों के लिए है। आप लोगों के लिए ये है GFR 2017 का रिलेवेंट चैप्टर्स बोल रहे हैं। तो रिलेवेंट चैप्टर्स 2017 जो बुक है गवर्नमेंट की, जनरल फिनेंशियल रूल 2017, इसका चैप्टर नंबर 8 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कि गवर्नमेंट को जब कॉन्ट्रैक्ट इशू करना होता है, तो गवर्नमेंट को क्या क्या नियम जो इशू किए गए हैं उसको कैसे, उसके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अथराइज्ड हैं, वो क्या क्या चीजें एंश्योर करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से केस स्टडी क्वेश्चंस बन भी जाएंगे और आप लोगों को ठीक से इसको समझना है। टॉपिक बहुत इजी है। ये है GFR 2017।
है ना, GFR 2017, ये PDF मैंने आप लोगों को दिया है। और इसी का चैप्टर नंबर 8 है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। और इस GFR में रूल लिखे हुए हैं, तो रूल आपको एक बार ठीक से पढ़ना है। रूल से MCQ भी आ सकते हैं और रूल से रिलेटेड चीजों से आपके केस स्टडी भी आ सकते हैं। तो हमको ठीक ठीक से इन चीजों को लाइन बाय लाइन करना है। जो फैक्ट्स हैं उसको MCQ में नोट डाउन करके याद करना है, और जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना है। ठीक है ना बच्चे। रूल नंबर 2224, 224 का 1 क्या कहता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जो भी अथॉरिटी इंपावर्ड की गई है आर्टिकल 209 के हिसाब से, वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको भारत के संविधान 299(1) में बताया गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट भारत के लिए होगा वो प्रेसिडेंट साइन करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ने पावर डेलीगेट कर दिया है अपने से नीचे वाले अधिकारियों को। और डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर रूल्स भी है, डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर रूल, ठीक है, पावर रूल्स। तो इस रूल में अभी रूल नया चेंज भी हो गया है, 2024 आ गया है। तो उसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट किसको, अपने नीचे वालों को, फिनांस डिपार्टमेंट को उन्होंने पावर दिया। फिनांस डिपार्टमेंट से नीचे वो पावर आते आते अब आपके जो PWD के ऑफिसर्स हैं या जहां पे भी वर्क होता है वहां तक वो पावर आ गया है और वो इम्पावर्ड है साइन करने के लिए। तो केवल वही अथॉरिटी, वही ऑफिसर जो इम्पावर्ड हैं, वही केवल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट शैल बी मेड बाय एन अथॉरिटी empowered to do so by or under the orders of the president in terms of article 299 का क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रेसिडेंट इंपावर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये है 299 का 1। 299, पैसे का चक्कर को 99 के चक्कर बोलते हैं, तो वही है 299, और इसमें एक जोड़ दो तो 99 से 100 हो जाएगा, यानी 299 का 1 याद करने के लिए। 224 का सेकेंड नंबर क्लॉज क्या कहता है, all the contracts and assurance of property made in the exercise of the executive power of the union shall be executed on behalf of the president। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट के होंगे यूनियन के बिहाफ पे, उसमें ये लिखने पड़ेगा कि ये फॉर एंड बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट इशू किए जा रहे हैं। क्या इसका मतलब हुआ, मान लो कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ना, वो साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को, कोई है ना डिविजनल ऑफिसर DO, कोई एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसमें अपना साइन करेगा। वो साइन करने के नीचे वो लिखा रहेगा फॉर एंड बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसे लिखेगा भी वो, तो भी माना जाएगा। क्योंकि कल को कोई भी कोर्ट में केस जाएगी तो वहां से पूछा जाएगा कि भाई अब लाओ, जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ है तो साइन किसने किया है, तो बोलेगा वो तो डिविजनल ऑफिसर ने साइन किया है या चीफ इंजीनियर ने साइन किया हुआ है। तो बोलेगा कि चीफ इंजीनियर साइन तो कर ही नहीं सकता था, वो तो फॉर एंड बिहाफ पे करना चाहिए। बोला हाँ, नीचे लिखा था फॉर एंड बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, उनको इम्पावर्ड किया गया था चीफ इंजीनियर को, इसलिए साइन किए हैं, इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है बच्चे, इसलिए लिखना है। और आगे the word for and behalf of the President of India should below the designation appended below the signature of the officer authorized in this behalf। तो जो भी ऑफिसर होंगे उनके नीचे साइन जहां पर करते हैं उनका खुद का डेजिग्नेशन और नीचे फॉर एंड बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये लिखना जरूरी है। नेक्स्ट कह रहा है the various classes of contracts and assurance of property which may be executed by different authorities are specified in the notification issued by the Ministry of Law from time to time। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, एक एक क्वेश्चन MCQ है जहां पे स्पेसिफिकली कह रहा है कि जो भी ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं या एश्योरेंस के पेपर जो साइन होंगे, उसमें क्या क्या चीजों के लिए किस किस तरह से कौन पर्सन साइन कर सकता है, क्या कंडीशंस होंगे, ये सारे के सारे नोटिफिकेशन इशू कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम
इशू करती है उसी के अनुसार उनको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनवाएंगे, जो चीफ इंजीनियर या जो भी अथॉरिटीज जो ऑथराइज्ड हैं, वो इस लॉ को टाइम टू टाइम जो चेंजेस कोई होता होगा तो उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करते जाएंगे। The powers of various authority, the conditions under which such power should be exercised, and general procedure prescribed with regard to various classes of contract and assurance of property are laid down in Rule 11 of the Delegation of Financial Power Rules. Delegation of Financial Power Rules का बहुत सारे नियम है, 25 नियम है, 26 नियम है। उसमें से रूल नंबर 11 जो है, उसमें ये पावर दिया गया है कि जो ये एश्योरेंस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा ऑफिसर, तो किस रैंक का ऑफिसर कितने अमाउंट तक का साइन कर सकता है। ठीक है, तो ये एक अमेंडमेंट हुआ है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में, अमेंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डीओई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और डेटेड 12 जुलाई 2024 को। तो एक ये लेटेस्ट वाला है जीएफआर, जो 2017 में इश्यू हुआ था, उसके बाद जो चेंजेज हुए, इसलिए आपको ये पीडीएफ दिया गया है बच्चे। ठीक है ना, तो यही कह रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूल नंबर 11 में कहा, रूल नंबर 11 में कहा गया है कि किस में कहा गया है, तो ये वाला ये होगा। ठीक है, सब एमसीक्यू है, जहाँ पे रूल की बात हो, आर्टिकल्स की बात हो। जनरल प्रिंसिपल फॉर कॉन्ट्रैक्ट, द फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल शुड बी ऑब्जर्व व्हाइल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो क्या क्या चीजें उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या इस पे केस स्टडी बन सकती है। क्या कि द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट must be precise, definite, and without any ambiguities. The terms should not involve an uncertain or indefinite liabilities, except in the case of cost plus contract or where there is a price variation clause in the contract. कह रहा है कि जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा, शर्तों के लिए जो कागज बनेंगे कॉन्ट्रैक्ट पेपर, उसमें बहुत साफ साफ बातें लिखी गई होंगी। मस्ट बी प्रिसाइज, एक तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखा गया होगा कि कोई बंदा उसका मिसयूज करने लगे कॉन्ट्रैक्टर, कि आपने ये जो लिखा है उस लाइन का मतलब ये होता है, इसलिए प्रिसाइज होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, बट डेफिनिट होना चाहिए। लिखना चाहिए कि मैं इतना ही रुपया आपको दूंगा और इतने दिन के अंदर ही आपको काम करके देना है, नहीं तो इतना फाइन लगेगा। ये टू द पॉइंट बातें लिखी गई हो, कोई एम्बिगिवस वर्ड ना हो, मतलब डबल मीनिंग या आधा अधूरा बात ना हो, जहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो, एम्बिगुअस हो, वो सब वर्ड नहीं उसमें मेंशन करना चाहिए। जो भी टर्म्स होंगे, कंडीशन होंगे, शुड नॉट इन्वॉल्व एनी अनसर्टेन या इनडेफिनेट लाइबिलिटी। कोई अनसर्टेन बात नहीं कहना चाहिए, एकदम सर्टेन बात कहो, और इनडेफिनेट लाइबिलिटी नहीं कि ठीक है आप काम करते रहो, जो हमको समझ में आएगा हम आपको दे देंगे, हम भागे थोड़े जा रहे हैं, ऐसे वर्ड नहीं लिखना चाहिए। ये लाइबिलिटी हो जाती है कि भैया आपने तो बोला था कि हम पैसे आपके दे देंगे, तो क्यों नहीं दे रहे हो फिर, ये सब वर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, एक्सेप्ट लाइबिलिटी वाली बात कह रहा है, एक्सेप्ट केवल दो ही बातों में कॉन्ट्रैक्ट में हो सकती है। एक तो यदि आपका कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें कुछ बातें लिखी जा सकती हैं कि ठीक है हम आपको पैसा देंगे, जैसे सामान की कीमत बढ़ेगी वैसा हम आपका पैसा बढ़ाते जाएंगे। मान लो कि हमको ये भी कॉन्ट्रैक्ट में हुआ कि भाई ऐसा है कि हम आपकी ये लोहे की एक बहुत बड़ा गेट लगवाएंगे यहाँ पे, जो हमारा बिल्डिंग बन रहा है इस साइज का होगा, और अचानक स्टील का रेट बढ़ गया, और ये प्रोजेक्ट मान लो 5 साल के लिए था, 3 साल के था, तो स्टील का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया मार्केट में। तो उस समय यदि हमने कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट वाला किया हुआ कि जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी या जैसे जैसे घटेगी, इसकी कीमत बढ़ती या घटती जाएगी, तब तो हम उसको कवर कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा एक प्राइस वेरिएशन क्लॉज, उसी में या तो ये वाला हो या ये वाला। प्राइस वेरिएशन क्लॉज का मतलब होता है कि प्राइस वेरिएशन करेगा। भाई देखो, जिस दिन तुम 4 लोगों को लाओगे काम कराने के लिए लेबर, तो उस दिन 4 लेबर के हिसाब से तुमको मिलेगा पैसा। जिस दिन 400 लेबर लाके काम कराओगे उस दिन 400 लेबर मिलेगा। या हम बाद में कह देंगे कि ऐसा है कि भाई हम ये लोहे का गेट बनवाने को बोल रहे थे, अब ये लोहे का गेट नहीं बनेगा, अब ये लकड़ी का गेट बनेगा। तो ये कुछ इस तरह का वेरिएशन हो जाएगा, चीज अलग हो गई, मटेरियल अलग हो गया तो पैसे अलग हो जाएंगे, तो वेरिएशन आ जाएगा।
तो केवल दो ही चीज में लाइबिलिटी हमारी बढ़ सकती है, अदरवाइज हमको पहले से ही पता है कि क्या खर्चा होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो इसलिए एक्सेप्ट इन दो चीजों के अलावा और सब चीजें पहले से ही लिखी गई हों। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सेप्ट जहां पे होता है, अपवाद होता है, वहां पे क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। दूसरी बात कर रहा है, स्टैंडर्ड्स फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अडॉप्टेड wherever possible with such modification are as are considered necessary in respect of individual contracts. The modification should be carried on out only after obtaining financial and legal advice. दो चीजें कह रहा है कि कोई ऐसा काम हो सकता है जिसके लिए कोई अलग से कागज लिखने की जरूरत पड़े, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लिखने की जरूरत पड़े, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने सारा कागज बना के दिया हुआ है कि इस तरह के फॉर्म ऐसा यूज करना, ये रूल ऐसे यूज करना। तो ये सब सारी चीजें होंगी, लेकिन किसी किसी कंडीशन में जरूरत ऐसी पड़ गई, वहां पे कंडीशन चेंज करना पड़ सकता है, कुछ कागज में मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है फॉर्म्स में। तो जब इस तरह का मॉडिफिकेशन करना हो तो आपको लीगल एडवाइस लेनी है, फाइनेंशियल और लीगल एडवाइस दोनों लेनी है ना। आपको मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से और लीगल जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है जहां से लीगल एडवाइस मिलती है, ये आपको इनसे एक बार कॉन्क्रेंस लेना है, एडवाइस लेनी है कि हम इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करें कि नहीं करें, है ना। ये लिखा है ना, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ आपको नोटिफिकेशन इशू करती है, तो उनसे पूछना है कि सर ये कागज में बात लिखी नहीं गई है और ये ऐसा सिचुएशन जरूरत पड़ गई है, हम क्या करें। तो वो बोलेंगे कि आप ऐसा इसमें लिखवाओ, तो ही चेंज करना है, अपने आप झगड़ा नहीं करवाने के लिए ऐसा कागज लिखवा देना है कि कंट्रैक्टर आपका मिसयूज करे। तो इसलिए बोल रहा है कि आपको मॉडिफिकेशन करेंगे तो आप ओनली, केवल आप पहले ऑब्टेन करेंगे फाइनेंशियल और लीगल एडवाइस, जो भी अथराइज्ड मिनिस्ट्री है या जो भी अथराइज्ड ऑफिसर्स हैं लीगल एडवाइस देने के लिए और फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए, उनसे ऑब्टेन करने के बाद ही आप कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ये मतलब हुआ। बहुत क्लियर कट बातें लिखी गई हैं। इन केसेस वेयर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट यूज्ड, लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइस शुड बी टेकन इन ड्राफ्टिंग द क्लाज इन द कॉन्ट्रैक्ट। और जहां कोई कागज है ही नहीं इस तरह का, तो ड्राफ्टिंग भी करवानी है लीगल एडवाइस और फाइनेंशियल एडवाइस से। इन केस वेयर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट यूज्ड, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म जो मिलना चाहिए वो नहीं है, उससे मैच नहीं करते हैं उस सिचुएशन से, तो फिर कह रहा है कि आपको उस कंडीशन में, ये इसमें था कि मॉडिफिकेशन करना, इसमें मॉडिफिकेशन की बात ही नहीं कर रहा है, इसमें कह रहा है वो फॉर्म यूज ही नहीं कर रहे हो जो फॉर्म बना के दिया गया है। तो फिर इस कंडीशन में आपको लीगल और फाइनेंशियल ड्राफ्टिंग ही उनसे करवा लेनी चाहिए। अब यहाँ एडवाइस की बात नहीं कर रहा है, आप उनसे कागज लिखवा लो कि सर ये कागज तो अभी है ही नहीं अपने पास फॉर्मेट, तो नया कोई चीज घटना घट गई तो आप फॉर्मेट बना के दीजिए, ड्राफ्ट करके दीजिए, लिख के दीजिए कि क्या चीज हमें लिखवानी चाहिए। ठीक है ना, ड्राफ्टिंग मतलब नया चीज फिर से लिख के दो। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट कह रहा है, ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में एट इट्स डिस्क्रिशन में परचेज ऑफ वैल्यू अप टू रुपीज 2,50,000 बाई इशूइंग परचेज ऑर्डर्स कंटेनिंग बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस। देखो अब आपको यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप ऑडिट करने जाओगे तो आपको जो भी रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार ही कागज को चेक करना है। और वहां पे कागज का रूल रेगुलेशन का इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया होगा तो आपको अपने ऑडिट में लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा कि जीएफआर का रूल नंबर 224 का 2 नंबर क्लास का सब क्लास 4 का पॉइंट नंबर ए में वायलेशन किया गया है, कंप्लायंस नहीं किया गया है। यदि इस तरह का इस अमाउंट से बढ़ के यहाँ पे लिखा है 2,50,000 लिखा है ना बच्चे, तो जो अमाउंट अथराइज किया गया है, जो अमाउंट के बारे में बात कही गई है, उसी तरह से घटना घटी कि नहीं घटी, उससे कम या ज्यादा की थी तो क्यों नहीं चेंजेस किए गए, ये पॉइंट आउट आप करने वाले हो। सो ए मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में एट इट्स डिस्क्रिशन मतलब उनको अपना स्व विवेक या स्व विचार करने का अधिकार रहता है कि भाई इतना 2.5 लाख रुपए की कोई बात नहीं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा वो अपना, जो मिनिस्ट्री होगी वो अपना डिसाइड कर सकता है इसके लिए, जहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक का कोई सामान परचेज करने का ऑर्डर दिया जा रहा है,
तो बेसिक टर्म्स और कंडीशंस पे खरीदे जा सकते हैं। बेसिक्स जो साधारण जो कंडीशन होते हैं उस पे इतने अमाउंट का सामान को खरीदा जा सकता है। ये बहुत बड़ा नहीं होता है, तो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को ही ये डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया गया है, स्वविवेक का पावर। उनको आगे से और से परमिशन किसी की लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पहला। दूसरा, ये किस चीज के लिए था? परचेज के लिए था। परचेज ऑर्डर मतलब कोई सामान खरीदना है, आपको कंप्यूटर खरीदना है, या कोई आपको रूम का दीवार को चेंज कराना है, या फिर कोई लोहे का कोई ग्रिल लगवानी है, इस तरह कुछ बातें परचेज करना है, कोई परचेज ऑर्डर के लिए ये सामान के लिए आप 2,50,000 तक का दे सकते हैं। लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेजेस वैल्यूड बिटवीन ₹1,00,000 टू ₹10,00,000, 1,00,000 से 10,00,000 के बीच में इस तरह का कोई आपको वर्क्स से कॉन्टैक्ट करना है। ये वर्क्स की बातें नहीं थी, वर्क्स से रिलेटेड बातें नहीं थी। वर्क्स मतलब निर्माण कार्य करना है, कोई निर्माण कार्य, कोई चीज बनानी है, उस कंडीशन के लिए बनाने वाली चीज की कॉन्ट्रैक्ट आपको किसी को देना है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए या परचेज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दोनों के लिए। इसमें केवल क्या था? परचेज के लिए था। इसमें निर्माण कार्य के लिए या खरीदने के लिए, कोई चीज रेडीमेड आप खरीद के लाते हो, बनवाते नहीं हो, तो उस कंडीशन में आपका सामान की कीमत या बनवाने की कीमत 1,00,000 से 10,00,000 रुपए के बीच में हो, तो वेयर टेंडर्स डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड द जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जीसीसी, ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना पड़ेगा, और स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, SCCC, एंड स्कोप ऑफ वर्क, तीसरा पॉइंट है स्कोप ऑफ वर्क। ये सारा कुछ आपको कागज के नाम है, याद रखना पड़ेंगे। स्कोप ऑफ वर्क, द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस विल रिजल्ट इन अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कंडीशन में जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस LOA, विल रिजल्ट इन बाइंडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। बाइंडिंग मतलब आपको मानना ही पड़ेगा। बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब जिसको दे दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर को लिख के दिया गया, तो कॉन्ट्रैक्टर को ही मानना पड़ेगा। मतलब जो शर्त है वो जिसमें लिखा हो गया होगा कि ये आदमी, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इस कंडीशन में इतना पैसा देगा, तो गवर्नमेंट को उतना मानना पड़ेगा, या कॉन्ट्रैक्टर को इतना पेनाल्टी देना पड़ेगा, या कॉन्ट्रैक्टर को इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा, जो भी उसमें लिखी गई हैं वो एक्सेप्ट किया गया होगा लेटर, और वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस विल रिजल्ट इन ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो जो LOA बना के दिया गया होगा, तो वो स्वीकार एक बार कर लिया कॉन्ट्रैक्टर ने या डिपार्टमेंट ने साइन करके, तो वो बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर पीछे नहीं हट सकते, उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। इस लाइन का क्या पूरे का मतलब हुआ कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक काम करवाने का वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट हो या परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसकी कीमत 1 से 10,00,000 रुपए के भीतर हो, और वहां पे टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, समझने पड़ेगा कि टेंडर क्या होता है। टेंडर जैसे एक एप्लीकेशन नहीं होता आप लोगों के, भाई आप लोगों को ये नौकरी के लिए SSC ने एप्लीकेशन निकाला है, जो जो भी एलिजिबल लोग हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और जिनकी उम्र इसके इसके बीच में है, तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं, और वो एग्जाम होगा, जो सबसे अच्छा मेरिट होगा, जितनी जगह होगी उसके हिसाब से उसको ऑफर दिया जाएगा, वो ज्वाइन कर लेगा, है ना। तो उसी तरह एप्लीकेशन वर्ड ना डाल के इसको टेंडर वर्ड कहा जाता है, कि भाई इतने से इतने रुपए काम कराना है, कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आज आना चाहता है वो आ जाए, और आके ये काम के कंडीशंस है गवर्नमेंट का देख ले, वो फॉर्म भरने का जो फीस आप लोग जमा जैसे करते हैं, उसी तरह टेंडर का एक फॉर्म होता है कि इतना फॉर्म का फीस जमा करना है, आप भाग जाओगे तो पैसा जमा हो, जब्त हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम देने कोई नहीं जाए तो उसका पैसा थोड़े वापस होगा। इसी तरह टेंडर्स में सारा कंडीशंस और बातें लिखी होती हैं, उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी लगाए जाते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट्स में। ये इस एप्लीकेशन के साथ आप नहीं लगाते हो अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, या कोई आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, या मेडिकल का सर्टिफिकेट हो, अलग अलग एडिशनल सर्टिफिकेट्स नहीं होते हैं कैंडिडेट्स टू कैंडिडेट्स। उसी तरह इसमें कुछ ये कंडीशन लगाए गए हैं टेंडर्स लेने वालों के लिए, कि भैया देखो, और भी इसमें हम डॉक्यूमेंट्स कहेंगे, जैसे GCC कहेंगे, या SCC कहेंगे, या नहीं है, और है ना, और एंड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं।
एंड और आर में अंतर हो जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यही गड़बड़ कर देता है कि या तो ये डॉक्यूमेंट लगा हो या ये डॉक्यूमेंट लगा हो। नहीं, ये बोल रहा है ये भी डॉक्यूमेंट लगा हो, ये भी डॉक्यूमेंट लगा हो, है ना? तो बोल रहा है ये तीनों ही डॉक्यूमेंट उसमें लगे होते हैं और वो बाइंडिंग हो जाता है, एक्सेप्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो बाइंडिंग हो जाता है, सबको मानना पड़ता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे फाइनलाइज, टेंडर फाइनलाइज हो गया तो जो सबसे लोवेस्ट होता है, जो सबसे वहां पे कमेटी बैठ के अपना डिसाइड करती है कि जो सबसे कम दाम पे सबसे अच्छा काम करके दे रहा है और जिसका रेपुटेशन अच्छा है, या और भी कंडीशंस होते हैं कि टेक्निकल नॉलेज किसके पास अच्छा है, क्योंकि केवल सस्ता से ही काम नहीं चलता है। कोई अच्छा आदमी हो जिसका कोई एक्सपीरियंस ना हो कंट्रैक्टर की, आपको सस्ता सामान ला के लगा दिया है, उसके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं था, आपकी बिल्डिंग ऐसे लगाई कि थोड़ा सा भूकंप आया और गिर गया। तो L1 जो होगा, लोवेस्ट जो होगा, लोवेस्ट 1%, उसके जैसे जैसे कंडीशन वाले काम होंगे कि उसमें फिनेंशियल बातों को भी देखा जाएगा और टेक्निकल बातों को भी देखा जाएगा, पैसा भी कम लगे और नॉलेज भी उसको अच्छा होना चाहिए, वर्किंग टेक्निकल। तो ये भी डिसाइड किया जाता है, केवल पैसे का ही बात नहीं होता, टेक्निकल का भी। तो जो भी डिसाइड कमेटी ने किया है और वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ऐसा किया जाएगा, तो फिर वो बाइंडिंग, रिजल्ट इन बाइंडिंग हो जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, वो शर्त जो लिखी गई है कॉन्ट्रैक्ट में, वो मानना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को भी और डिपार्टमेंट को भी। ठीक है, तो 1 लाख से 10 लाख के बीच वाले ये बात थी। ये केवल थी 2.5 लाख रुपए की परचेज करने के लिए। ये परचेज के साथ साथ कोई कंस्ट्रक्शन करना उसके लिए भी है। तीसरी बात क्या कर रहा है, ये सब बच्चे एक्चुअल में आपके, मैं स्लो क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट लिख के भी आते हैं कि पहला ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, तीसरा ये लिखा है, और स्टेटमेंट में ऑप्शन होगा ए बी सी, कि ओनली ए एंड बी इज करेक्ट, ओनली बी एंड ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट, ओनली 2 एंड 3 इज करेक्ट, या ओनली 1 एंड 2 एंड 3 इज करेक्ट, या ओनली 1 एंड 2, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के आपसे पूछेगा, या ऑल आर करेक्ट। तो ये फिगर आपको याद रखना होगा, इसलिए मैं स्लो चल रहा हूँ कि आप बच्चे एक बार इसको ठीक से पढ़ लो और याद कर लो, क्वेश्चंस आने ही आने हैं। जो 30 क्वेश्चन इनको पूछना है, 30 क्वेश्चन में से केवल 4 ही टॉपिक्स हैं, तो उसमें से एक टॉपिक तो यही है, और ये छोटा टॉपिक है, तो हर पॉइंट को आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। ये पैसे की बात है। In respect of contract for the works with estimated value of rupees 10 lakhs or above, or for purchase of above rupees 10 lakhs, a contract document should be executed. देखो 10 लाख रुपया हो गया तो ऊपर वाले में, कॉन्ट्रैक्ट वाले में नहीं जाएगा, 10 लाख और 10 लाख से ऊपर दोनों बातें इसमें कर रहा है, और क्वेश्चन में 10 लाख ही आ जाएगा, तो कहाँ पे आएगा, वो सी की बातें कर रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर वर्क्स विद एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रुपीज 10 लाख और एबव, यानी 10 लाख और उससे ऊपर, यानी 10 लाख से कम है तो अब ये सेकेंड वाला ऑप्शन है, बी वाला, नहीं तो 10 लाख होते ही इसमें आ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड विद द ऑल नेसेसरी क्लॉजेस टू मेक इट अ सेल्फ कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट। इफ हाउएवर these are preceded by invitation to tender, accompanied by GCC and SSC with full details of scope and specification, a simple one-page contract can be entered into by attaching copies of the GCC and SCC and details of scope and specification, offer of the tender and letter of acceptance। क्या क्या फॉर्मेट लगेगा इसमें, जब ये 10 लाख और 10 लाख से ऊपर की यदि कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, तो उस कंडीशन में देखो आपका कागज की संख्या बढ़ती जा रही है, एक पेज का इसमें आपको सिंपल 1 पेज का कॉन्ट्रैक्ट भी इंटर किया जाएगा। क्या है इसमें, अ सिंपल 1 पेज कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंटर्ड इनटू बाय अटैचिंग कॉपीज। ये सारा जो ये कॉपीज है, ऊपर जो लिखा गया था ये सब सारी चीजें थी, लेकिन एक पेज का एक अलग से फिर कागज पे कुछ लिख के साइन नहीं कराया गया था। अब इसमें वो अलग से भी लिखवाया जाएगा, समराइज फॉर्म हो जाएगा 1 पेज का, कि ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये भी चीज है। ये ना बोलो कि सर इतना लंबा चौड़ा था मैं तो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो उसको 1 पेज में भी एंटर्ड किया जाएगा, सारी चीजें कंट्रैक्टर से लिखवा लिखवा के, ताकि भाई पैसे की बात है, वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और तुम भागने लगोगे, मुझे तो कागज इतना था जी मैं पढ़ नहीं पाया था, तो जाके वो कोर्ट में झगड़ा ना करे, इसलिए ये सारी चीजें कह रहा है। तो आपको भी लिख लिख के चीजें याद करनी पड़ेंगी।
Contract document should be invariably executed in case of turnkey works or agreements for maintenance of equipment, provision of services, etc. देखो टर्नकी ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स है। टर्नकी वर्क्स, देखो ये सिंपल जो लिखा गया है उसी तरह हम लोग पढ़ लेते हैं। टर्न की अलग अलग, टर्न मतलब कि आपके लिए ही वो सामान बनाया गया है। जैसे मान लो बड़े बड़े जो आपके ऑफिसेज होते हैं वहां पे हम सेंट्रलाइज एसी लगा लिए, कोई एसी प्लांट लगा लिए, तो वो एसी प्लांट नॉर्मल मार्केट में नहीं बिकेगा। वो उसी स्पेसिफिकली उसी के लिए बनाया गया है। तो जहां जहां पे स्पेसिफिक वर्क केवल उसी डिपार्टमेंट के लिए किया गया है वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स उसके अनुसार ही तैयार करना पड़ेंगे। और इनवेरिएबली कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट शुड बी इनवेरिएबली एग्जीक्यूटेड इन केसेस ऑफ टर्नकी वर्क्स और एग्रीमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। या तो टर्नकी भाई हम आप ही के लिए, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा बक्सा बना रहे हैं, ये बक्से का लंबाई और चौड़ाई मान लो ये 50 फीट बाई 40 फीट का है, तो ऐसा बड़ा बक्सा तो भाई कहीं बनता ही नहीं है। वो आपके ही डिपार्टमेंट में आएगा, वहीं पे अपना लोहा लक्कड़ चादर से इसकी लोहे की लाएगा और बनाएगा कि भाई जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये फुल प्रूफ और फायर प्रूफ ये बॉक्स बनाया जाएगा। जब भी कुछ लगता है, आग उग लगने वाली है या कोई ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, वो इसी के अंदर रख दो पूरे उस डिपार्टमेंट का, ताकि जले नहीं है या कोई इसको हार्म ना हो। तो इस तरह के टर्न की ऑब्जेक्ट्स आपको बनवाने की जरूरत पड़ेगी, या फिर मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लो कि ये एसी प्लांट्स इतना बड़ा आपको सेंट्रलाइज एसी लगा दिया आपके पूरे डिपार्टमेंट को कूलिंग करने के लिए, तो ये केवल लगा देने से ही काम नहीं चलेगा। इसको हर साल मरम्मत भी करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, सर्विसिंग करना पड़ेगा, तब ये चलता रहेगा। तो इस तरह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें इनवेरिएबली आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स के भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस कंडीशन के लिए बने हुए, वो आपको निश्चित तौर पे आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि सर ये मैं भूल गया था बाद में अब क्या करें, नहीं। तो ये इसलिए स्पेशली लिखा है यहाँ पे। नो वर्क ऑफ एनी काइंड शुड बी commenced without proper execution of an agreement as given in the foregoing provisions। तो जैसा भी आपको काम कराना है तो बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाए आपको काम नहीं करवाना चाहिए। लिखित में एग्रीमेंट और शर्तें होना चाहिए, तभी जाके काम कराने। तो सर चलो कोई बात नहीं, आप घर की बात है, काम तो शुरू करो, कागज बाद में तैयार कर लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बोल रहा है। यही सब सारे कंप्लायंस में आपका क्वेश्चंस बनेंगे केस स्टडी में, कि कॉन्ट्रैक्टर आया, अपना सामान गिरा दिया आपके डिपार्टमेंट के बाहर और काम शुरू कर रहा है, बोल रहा है कि अभी कोई बात नहीं सर, सैटरडे संडे है, मंडे को कागज साइन होगा, मैं अभी आप काम शुरू कर देता हूँ, वेस्ट क्यों करे 2 दिन। बोला ऐसे नहीं करना है भाई, सरकार का काम है, सरकारी नियम बने हुए हैं, इस हिसाब से ही करना है कि आपको बाद में सरकारी कोई लायबिलिटी खड़ी ना हो जाए। कोई घर का नहीं है खेती, सरकारी कागज है, सरकारी काम है, सरकारी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, ये लिख रहा है इसमें। Contract documents, where necessary, should be executed within 21 days of the issue of letter of acceptance. Non-fulfillment of this condition of executing a contract by the contractor or supplier should constitute sufficient ground for annulment of the award and forfeiture of earnest money deposit। ये क्या कह रहा है बच्चे, इसमें 2-3 नए नए शब्द भी आ गए हैं और इम्पोर्टेंट वर्ड भी है, इम्पोर्टेंट डेज है 21 डेज, ये याद रखने वाली बात है। इसमें 3 हफ्ता भी नहीं बोला है, 3 वीक्स भी नहीं बोला है। हालांकि 3 वीक्स और 21 डेज एक ही बात कहता है, लेकिन जैसा किताब में लिखा गया है हमें वही वर्ड पहले खोजना चाहिए। जब 21 डेज नहीं है तो 3 वीक्स तो चलेगा, लेकिन 21 डेज भी है और 3 वीक्स भी है तो ये कंडीशन हमें मानना चाहिए, क्योंकि किताब में ये लिखा गया है। इसमें क्या कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जब भी आपका should be executed within 21 days issue of the letter of acceptance। बंदे को बोला गया कि आप ये टर्म्स एंड कंडीशन का एक कागज साइन कर दो, है ना। तो वो बोल रहा है ठीक है मुझे स्वीकार है। जैसे आप क्या कहते हैं, आपको ऑफर लेटर दिया जाता है कि सर मैं कि आप आइए इस नौकरी को ज्वाइन कीजिए, और नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर बता दीजिए आपको नहीं लेटर ज्वाइन करना है, तो मैं दूसरा जो स्टैंड बाई है वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स उनको बुला लेंगे। तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, कंफर्म कर देते हो, मेल डाल देते हो कि हाँ सर मैं आ रहा हूँ।
मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो उसके ज्वाइन का जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर, तो बोलते हैं भैया फिर 21 डेज के अंदर आपको सारे कागज आके साइन करने हैं। सारा कुछ जो हम आपसे कागज मांगेंगे, बैंक गारंटी लाओ, कोर्ट से एफिडेविट लाओ, सारी जो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस या फॉर्मेलिटीज हैं, वो सारा का सारा 21 डेज के भीतर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी काम शुरू होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या हो सकते हैं? नॉन फुलफिलमेंट, बोला जी मैं बीमार हो गया जी, या मेरे को कहीं और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मैं वहां डिस्कशन करने चला गया, ये सब नहीं चलेगा। हम 21 डेज के अंदर ही, आप एक दिन में ही आगे सारा काम करके जाओ, लेकिन 21 डेज से लिमिट आप क्रॉस करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? गवर्नमेंट के हाथ में क्या है? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ दिस कंडीशन ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर, सब कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो आपको लाके काम वाम करके देता है, सप्लायर जहां से आप सामान वामान खरीद के लाते हो, तो कोई भी हो, दोनों के साथ हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वुड कॉन्स्टिट्यूट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर अनलमेंट, मतलब कैंसिल कर देना, ऑफ अवार्ड। जैसे आप लोगों को नौकरी मिलता है तो आपको मिलता है ना कि भैया आप अब ये ज्वाइन कर लोगे, तो उसी तरह जब उनको हम अवार्ड देते हैं, मतलब जब उनको हम कहते हैं कि भाई आप पास हो गए हैं, आप सारा टर्म्स एंड कंडीशन आपका सही है, हम आपको ही ये काम आपको ही हम देते हैं, तो उसको हम अवार्ड कहते हैं। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट वर्ड में उसको अवार्ड कहा जाता है। ये नहीं कि जो फ़िल्म में अवार्ड मिलता है या किसी 15 अगस्त पे अवार्ड मिलता है, वो वाला अवार्ड नहीं है। लेकिन उसी जैसा है कि भाई इतने लोग थे, लेकिन आपका नाम सेलेक्ट हुआ है, केवल आपको ये काम करने का हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, इसलिए बोला था कि अवार्ड दे दिया गया। तो वही बोल रहा है कि हम अवार्ड अब कैंसल कर देंगे, भैया हम आपको नहीं देंगे, जो हम L2 खोजेंगे, दूसरा बंदा उसके बाद से कौन था जी? दूसरा बंदा जो, ये बंदा जब वेटिंग लिस्ट में हम पहला नंबर पे कौन बंदा था, अब उसको बुलाएंगे, भैया ये वाला आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा है, 21 डेज हो गया, ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहा है, साइन करके जमा कर ही नहीं रहा है, तो अब आप आ जाओ, मैं इसका कैंसिल कर देता हूँ। ये सफिशिएंट ग्राउंड है, ये कह भी नहीं सकता कोर्ट में जाके कि सर देखो इन्होंने मेरे साथ पक्षपात किया, पहले मेरे को बोला था काम करने के लिए, अब मेरे को हटा दिया। हम बोलेंगे कोर्ट में कि भाई देखो हमने पहले ही लिखा था कि ये सफिशिएंट ग्राउंड है हमारे को उस तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एनलमेंट करने के लिए। और दूसरा साथ साथ तुम्हारा फॉर फ्यूचर ऑफ अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी मतलब जो भी उससे कहा गया था कि भैया देखो ये काम का शुरू, जब ये जब फॉर्म भर रहे हो ना आप लोग, एप्लीकेशन भर रहे हो, टेंडर भर रहे हो, तो हम जितने भी लोग हैं उनको हमने बोला था कि सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस काम के लिए जिनको 2-2 लाख रुपया जमा करेंगे एज ए अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी जैसे आप मान लो कि आपको कोई आपके डिस्ट्रिक्ट्स में या आपके सिटी में कोई हाउस बना हुआ है, कोई सरकार बना रही है, मान लो दिल्ली में ही हो, डीडीओ ने कोई आपको फ्लैट्स बना के ऑफर कर रहे हैं कि भाई हमारे पास 500 फ्लैट्स हैं और जिस पूरे इंडिया के कोई भी बंदा इस इसको अप्लाई कर सकता है खरीदने के लिए, लेकिन हम लॉटरी निकालेंगे या हमारा कमेटी बनेगी, वो डिसाइड करेगी कंडीशंस की इस कि कितने कि 500 लोग कौन कौन होंगे जिनको हम ये देंगे घर। तो लेकिन जब एप्लीकेशन ले रहा था तभी सबसे बोला गया था कि ये 2 लाख रुपया सब लोगों को अपना चेक बना के, डीडी बना के यहाँ पे जमा करना है। जिन 500 लोगों को ये घर मिल जाएगा उनका तो 2 लाख रुपया कंसिडर कर लिया जाएगा कि ठीक है आपका जितना ये आगे का हम इसमें खर्च अब और जमा करोगे, उसमें से 2 लाख रुपया आपका हम काट लेंगे, मतलब कि आपको कंसिडर किया जाएगा कि हाँ आपने 2 लाख जमा कर दिया था एडवांस में। बाकी जिन लोगों को ये घर नहीं मिलने वाला है, जिनका एप्लीकेशन कहिए एक तरह से रिजेक्ट हो गया, ये लॉटरी जिनकी नहीं लगी, तो उनको 2-2 लाख रुपया वापस कर दिया जाता है। ठीक है, वो यही चीज है कि सभी से अर्नेस्ट मनी जमा करा लेते हैं, जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं कंट्रैक्टर्स, और बाद में जिसका पैसा L1 को हमने अवार्ड दिया तो उसका ये पैसा रख लेते हैं, बाकी सब लोगों का वापस कर देते हैं। तो इसमें तो 2 लाख रुपया हमने इसका रखा था L1 का, वो भी हम फॉर फ्यूचर कर लेंगे, बोला नहीं देंगे, जा ये 2 लाख तुमको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि तुम 21 दिन के अंदर में लाके जमा नहीं किए, वो पहला कंडीशन था ही कि 21 दिन के अंदर में सारा। इज इट क्लियर टू ऑल? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारा चीजें एक एक बाल की खाल निकाल निकाल के क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। कास्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑर्डिनरली बी अवॉइडेड, ये वाला तो पहले ही हो गया कि जो कास्ट, हमने कहा था कि दो तरह के एक्सेप्ट हो सकता है, कागज में एम्बिग्यूटी या चीजें नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन कुछ लिखा था कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और वेरिएबल क्लास, ये वाला कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और वेरिएबल क्लास में वेरिएशन जो अमाउंट में हो सकता है वो में हम कुछ जगह थोड़ा सा लाइबिलिटी के लिए दे सकते हैं।
लेकिन फिर भी कह रहा है कि कोशिश ये करना चाहिए कि अवॉइड किया जाए। बहुत सारी चीजें अवॉइड की जाती है ना, अब गले पड़ जाए तो बात ही अलग है, लेकिन अवॉइड की जा सकती, इसीलिए कह रहा है कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट को भी शुड ऑर्डिनरली मतलब जनरली बी अवॉइडेड। कोई इमरजेंसी की बात आ जाए वो बात अलग है, लेकिन जनरली इसको अवॉइड करना चाहिए भाई, नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिसयूज हो सकता है गवर्नमेंट की लिखी हुई बात को, कॉन्ट्रैक्टर दूसरे ढंग से हिसाब से पैसा ज्यादा बढ़ा के ले सकता है। अभी आपको छोटा बोला कि कोई बात नहीं, 2 रुपया पर ईंट लगाएंगे, और चूंकि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर लिया, बोला 2 रुपया कहाँ बोले थे जी, हम तो 2 खोखा बोले थे, 2 लाख रुपया बोले थे जी, बस बात यहीं पर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हमको अवॉइड करना चाहिए, वेयर सच कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम अनअवॉइडेबल। लेकिन जब जब अनअवॉइडेबल ही हो जाए, फुल जस्टिफिकेशन शुड बी रिकॉर्डेड बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं मिल रहा है, बड़ी हालत खराब है गवर्नमेंट की, तो वो लिखना पड़ेगा कि भैया ये अनअवॉइडेबल है, ये काम करवाना है, कोई बंदा मिल नहीं रहा है, तो ये पूरा का पूरा जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफिसर को कि हम क्यों कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट करके ये देना चाहते हैं। Where supplies or special work covered by such cost plus contract have to continue over a long duration, efforts should be made to convert future contracts on a firm price basis after allowing a reasonable period to the supplier या contractor to stabilize their production, execution methods and processes। क्या बोल रहे हैं बच्चे, लग जाए कि भाई अब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के बिना कोई कॉन्ट्रैक्टर सामने आ ही नहीं रहा है, बोला जी देखो मार्केट में ये सामान अवेलेबल ही नहीं है, मेरे पास ही केवल है, आपको करवाना है तो बताइए, तो हम मजबूरी में करवा लिए, लेकिन ये लंबे समय तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है, तो हम बोलेंगे भैया जो हो गया सो हो गया इतने पीरियड के लिए, अब आगे के पीरियड के लिए रेट तो फिक्स कर लो, फर्म डिसीजन ले लो, फर्म प्राइस फिक्स कर लो कि भाई अब 2 लाख ही लोगे। अब इसमें था कि तुम्हारा वेरिएशन बढ़ भी रहा था, 2 लाख भी कर रहे थे, 4 लाख भी कर रहे थे, 1 लाख भी कर रहे थे, हम बोले एक फिक्स्ड प्राइस कर लो लंबे समय के लिए, अब तो सामान मिल जाएगा, अब तो मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई, अब तो बारिश खत्म हो गया, अब तो सीमेंट वाले काम शुरू हो सकते हैं। कुछ इस तरह के सिचुएशन के हिसाब से हमें फिर से रिकंसिडर कर लेना चाहिए कि एक रीजनेबल पीरियड के लिए सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर से फिर से बात करके और नया एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को उसके बाद। ठीक है, हमेशा यही कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट ही चलता रहे तो गवर्नमेंट हो सकता है बिक जाए और कॉन्ट्रैक्टर को फिर इसमें बहुत फायदा होने लगे। तो ये सब सारी चीजें अवॉइड की जा रही हैं, ये कह रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का, कि अ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मीन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द प्राइस payable for supplier or services under the contracts is determined on the basis of the actual cost of the production of the supplies or services concerned, plus profit either at a fixed rate per unit or at a fixed percentage on the actual cost of production। कास्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी सप्लायर है या सर्विस देने वाला जो सर्विस सब वाला पर्सन है, उसके साथ एक बेसिक रेट होता है ना, बेसिस ऑफ कॉस्ट पर प्रोडक्शन ऑफ द सप्लाई और सर्विसेज कंसर्न्ड, एक बेसिक रेट प्लस उसका प्रॉफिट। भाई सामान तो मेरी इतने की है और मैं 10% इस पे एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लूंगा, 10% ये फिक्स्ड किया हुआ कि हम 10% आपसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेंगे। अब इस सामान की कीमत 100 रुपये हो जाएगी तो इसको 10 रुपये एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, इसी सामान की कीमत 200 रुपये हो जाएगी तो ये 20 रुपया लेगा। तो ये कैसे बढ़ता घटता रहेगा, इस पे बढ़ता घटता रहेगा। तो इस तरह के फिक्स्ड रेट की बात कर रहा है, प्लस प्रॉफिट आइदर एट ए फिक्स्ड रेट पर यूनिट और ए फिक्स्ड परसेंटेज, या तो फिक्स्ड परसेंटेज में कह दें कि भाई 10% लेंगे, या पर यूनिट कि भाई एक सामान मेरा बिकेगा या एक सामान मैं सप्लाई करूंगा तो मैं 50 रुपया आपसे लूंगा। अब ये 50 रुपया परसेंटेज में नहीं कर रहा है, फिक्स्ड कह दिया, तो पर यूनिट मतलब एक आइटम पे मैं 50 रुपया लूंगा ही लूंगा। तो इस तरह की बातें कह रहा है, या फिर कह रहा है कि फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या कह सकता है कि ये मेरे प्रोडक्शन में कास्ट लगेगा उसका मैं आपसे परसेंटेज फिक्स लूंगा। प्रोडक्शन कास्ट मतलब कभी सामान बनाने में मेरे को 100 रुपये की कीमत पे सामान पड़ता है तो मैं आपसे फिक्स परसेंटेज लूंगा, 200 रुपया पड़ता है, 150 रुपया पड़ता है, उसके हिसाब से ही मैं लूंगा। तो यही कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कभी कभी फिक्स्ड बोलेगा
कभी फिक्स्ड अमाउंट बोलेगा, कभी फिक्स्ड परसेंटेज बोलेगा, कभी बोलेगा कि बेसिक मेरी अमाउंट इतनी रहेगी, मिनिमम इतना रहेगा। तो ये सब सारी चीजें ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आती हैं। प्राइस वेरिएशन में क्या आता है? प्राइस वेरिएशन क्लॉज कैन बी प्रोवाइडेड ओनली इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी आप पे क्वेश्चन एक खड़ा हो जा रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपका काम होने वाला है। लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं? जिसमें कम से कम 18 महीने का वो काम आपके यहाँ होने वाला है। कुछ होता है कि भाई 6 महीने साल भर के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर वो प्राइस वेरिएशन क्लॉज वहां नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमको तो पता है आने वाले दिनों में भाई सामान की कीमत यही बढ़ेगी बहुत ज्यादा। कहाँ से कोई लड़ाई होने वाला थोड़े है किसी देश में विदेश में कि पैसे की इस सामान की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो एक प्राइस वेरिएशन क्लॉज का कंडीशन ये कहता है कि लॉन्ग पीरियड वाले आइटम्स पे ही करना चाहिए। लॉन्ग पीरियड किसको बोलता है? जो 18 महीने से ऊपर के काम हो। शॉर्ट टर्म वाले कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म्स एंड फिक्स्ड प्राइस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर। और शॉर्ट टर्म वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उसका फिक्स्ड प्राइस में ही कर लेना चाहिए भाई, जो महंगा पड़े या सस्ता पड़े एक बार ही डिसाइड कर लो कि इतने रुपए का पड़ेगा तो इतने का पड़ेगा। नहीं तो इसका क्या होता है प्राइस वेरिएशन का, कि कभी कभी सरकार को भी फायदा हो जाता है, कभी कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर इसका मिसयूज बहुत ज्यादा कर सकता है, इसलिए ये वाला क्लास को अवॉइड करना चाहिए, ये बोल रहा है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? इन शॉर्ट टर्म में ये इन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म्स एंड फिक्स्ड प्राइस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर। तो शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स्ड प्राइस होना चाहिए। Where a price variation clause is provided, the price agreed upon should specify the base label, that is the month and year to which the price is linked, to enable variation being calculated with reference to the price label prevailing in the month and year। जब ये वेरिएशन क्लास आपका कॉन्ट्रैक्टर में लगता है तो उससे हम ईयर और मंथ इशू करा लेते हैं, बेस ईयर और मंथ। क्या इसका मतलब हुआ कि भैया 2024 अप्रैल में जो प्राइस होगा ना, सोने की कीमत, लोहे की कीमत या सीमेंट की स्टार्टिंग कीमत, वही आपका बेसिस के लिए काउंट होगा कि उस पे से आज के रेट में कितना अमाउंट में डिफरेंस आया है। ये नहीं कि अब हम 2026 तक का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो 2025 अप्रैल में जो होगा वो बताइए, नहीं। हमने एक बार फिक्स कर लेते हैं बेस ईयर और प्राइस, और उसी के तुलना में जितनी अमाउंट बढ़ती है घटती है उसी के हिसाब से हमको करना चाहिए। ये भी डिसाइड करने को बोला गया है, ठीक है। जो भी आपने डिसाइड किया उसी को बेस और मंथ मान के चलना चाहिए। नेक्स्ट कर रहा है अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द प्राइस वेरिएशन दैट हैव टेकन प्लेस बिटवीन द बेस लेवल एंड द शेड्यूल्ड डिलीवरी डेट शुड बी इंक्लूडेड इन द क्लॉज। अब ये कह दिया है कि भैया देखो ये सामान बनने में या कोई चीज लगने में 2 साल 1.5 साल लग जाता है, तो हमने एक शेड्यूल डिलीवरी डेट दे लिया। जैसे आप मान लो बड़े बड़े फ्लैट्स बनवाते हो, घर बनवाते हो, तो एक एस्टिमेटेड टाइम हो जाता है कि भैया देखो अगले 2028 तक ये घर आपको शेड्यूल्ड है, मिल जाएगा। या कुछ इस तरह की डिलीवरी की जो डेट शेड्यूल होती है वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में और वो बेसिस लेवल में सब डिसाइडेड होना चाहिए। एक फार्मूला कैलकुलेशन का बनाना चाहिए कि इतना परसेंट फायदा, इतना परसेंट लोगों का यदि ज्यादा एप्लीकेशन आ गया, ज्यादा पैसे कलेक्ट हो गए तो आपको हम कम दाम में ही सभी लोगों को इस चीजों को अलाउ कर देंगे। ये सारी चीजें आपका डिलीवरी डेट के हिसाब से भी शेड्यूल्ड होनी चाहिए, और नहीं तो फिर पैसा उसको वापस करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को कि डिले उसने कर दिया, अब हमें कहीं जगह दूसरी जगह रह रहे हैं तो हमें किराया लग रहा है तो वो पैसा काटो। कुछ इस तरह की बातें मतलब क्लियर होनी चाहिए, ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए कि जो उसकी मर्जी कॉन्ट्रैक्टर करता रहे। द वेरिएशंस आर कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग indices published by the government or chambers of commerce periodically. An illustrative formula has been appended to these rules at appendix 11 for the guidance। अब ये चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होते हैं, मतलब जहाँ पे ये कॉमर्स डिपार्टमेंट वाले अपना एक रूल रेगुलेशन बनाते हैं कि इन चीजों में इतना पैसा लगता है या इन चीजों पे इतना वेरिएशन आता है या इतना परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस या दिखाना जाना है, कुछ भी गवर्नमेंट अपना रेट डिसाइड करती है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट अपना इंडिसेज बना के, है ना, इंडेक्स इंडेक्स को इंडिसेज बोलते हैं जब ये
प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है। तो ये अपना रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स टाइम टू टाइम पीरियोडिकली येलो बुक वगैरह निकालते हैं या कुछ इस तरह के रेट्स पब्लिश करते रहते हैं। और वो कैसे गाइडेंस होगा उस रूल का अपेंडिक्स 11 में इस किताब के लिखा गया है। तो आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है कि जो भी वेरिएशन वगैरह यूज होता है उसके लिए गवर्नमेंट ने इंडिसेस निकाली हुई है, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने समय समय से अपना मंथली मैगजीन या पीरियोडिकली निकालते हैं, उसमें रेट वगैरह लिखते हैं, उसके अनुसार ही सबको बाइंडिंग करनी चाहिए, रेट की डिसाइड करना चाहिए, ये बोल रहा है। द प्राइस वेरिएशन क्लॉज शुड ऑल्सो स्पेसिफाई कट ऑफ dates for material and labors as these inputs types tapers off well before the scheduled delivery dates। तो जो भी मार्केट में रेट चल रहा है, किताब में रेट छप के आया है शेड्यूल्ड वगैरह में, उसके हिसाब से ही लेबर आजकल कितना ले रहा है, पर लेबर का आजकल 500 कीमत है पर डे का या 8 घंटे का, ये जो कुछ भी, तो ये सब कुछ उसमें डिसाइड होता है कि कितने दिन पर डिलीवरी नॉर्मली घर होके मिल जाते हैं या ये सामान मिल जाते हैं, उसी के अनुसार हमें डिसाइड करना चाहिए। The price variation clause should provide for a ceiling on price variation, particularly where escalations are involved. It should be a percentage per annum or an overall ceiling or both. The buyer should ensure a provision in the contract for benefit of any reduction in the price in terms of the price variation clause being passed on to him। क्या इसका मतलब कह रहा है? देखो, एक इन्होंने एक सीलिंग बना रखी है। सीलिंग का मतलब एक लिमिट, ऊपर कितना से कितना ज्यादा सामान की कीमत जा सकती है, ये भी एक डिसाइड होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि आलू ज्यादा से ज्यादा जा सकता है तो कितना रुपया किलो जा सकता है? 100 रुपया किलो से ज्यादा तो नहीं जा सकता ना, 100 रुपया केजी से ज्यादा नहीं जा सकता, तो इसकी सीलिंग डिसाइड है ना। एक बात कह रहे हैं, कोई कीमत कितना हो सकती है वो भी इस कागज में है कि कितना एक्सकलेशन हो सकता है, कितना। अभी आलू कीमत मान लो 20 रुपया है, और आने वाले 6 महीने में ये ऐसे तो प्राइस वेरिएशन क्लास कितना बनता है, मिनिमम 18 महीना। तो मान लो अगले साल 2 साल में ज्यादा से ज्यादा आलू कीमत कितना जा सकती है, हमने एक प्रिडिक्शन, हमने एक सीलिंग डिसाइड किया हुआ, इस कागजों में लिखा होता है भाई ज्यादा से ज्यादा 10% 20% डीए बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो कितना होगा? 100 रुपया। या इसमें हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा हम कीमत इसका 100% बढ़ सकते हैं परसेंटेज में, तो 20 रुपया भी चल रहा है, इसका 100% 20 रुपया और हो जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा इसकी कीमत 40 रुपया हो जाएगी। तो यही बोल रहा है कि डिसाइड होता है कि पर एनम कितना बढ़ सकता है या कितना परसेंटेज में जा सकता है, या हाईएस्ट सीलिंग कितनी है, या हो सकता है कम हो जाए, आलू की पैदावार ज्यादा हो जाए, इसकी वैल्यू ही कम हो जाए, 10 रुपया किलो आलू हो जाए। तो ये सब डिसाइड करके जो बेनिफिशियल है, रिडक्शन ऑफ प्राइस वगैरह है, ये सब कुछ लिख के ही अपना डिसाइड करना चाहिए कि हम मैक्सिमम दे सकते हैं तो कितना दे सकते हैं। भाई 100 रुपया से किलो कहीं ऊपर आलू बढ़ गया तो भी मैं 100 रुपया ही दूंगा। ये सब सारी चीजें सीलिंग, मैक्सिमम और मिनिमम और परसेंटेज, या जिसमें बेनिफिशियल हो गवर्नमेंट को उतना डिसाइड करके इसमें लिखना चाहिए। ठीक है बच्चे? द क्लॉज शुड ऑल्सो स्टिपुलेट अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एबव विच प्राइस वेरिएशंस will be admissible, that is where the resultant increase is lower than 2%, no price adjustment will be made in favor of the supplier। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। मैं एक एक लाइन क्यों पढ़ाता हूँ, अभी तक मैंने आपको एक एक लाइन वाले क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए थे, इसलिए कि ये ही क्वेश्चंस आपको आपको क्वेश्चन गलत करा सकते हैं यदि आपने जल्दी जल्दी पढ़ के इसको ओवरलुक कर दिया तो। 2% का कोई चेंज होता है रेट में तो बोलेंगे कि भैया हम नहीं देंगे चेंज। गवर्नमेंट बोलती है कि हम 2% की कोई सामान में कीमत बढ़ती है, जैसे कोई सामान मान लो कि 200 रुपए का था और उसमें 2% की कीमत बढ़ गई केवल, है ना, 20 रुपया 40 रुपये बढ़ गया, ठीक है, तो 40 रुपये बढ़ेगा तो हम नहीं देंगे, ये बहुत हल्का चेंजेज है, मैं नहीं दूंगा। तो 2% तक का एडजस्टमेंट ऊपर बढ़ता है, 2% से लोअर, इंक्रीज इज लोअर देन 2%, लोअर देन 2% मतलब 2% बढ़ता है तब तो देना पड़ेगा, 2% से कम बढ़ता है तो फिर बोलेंगे कि इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, रहने दो, बात छोड़ो, फिर से रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला 2% वाला भी एक ऑप्शन है कि इसमें कोई चेंजेस हम नहीं देंगे, नहीं बेनिफिट नहीं देंगे सप्लायर को। वेर एडवांस या स्टेज पेमेंट्स आर मेड थ्री देयर शुड बी further stipulation that no price variation will be admissible on such portion of the price after the dates of such payments।
कहीं पे काम शुरू करने से पहले हमने एडवांस पेमेंट दे दिया है, तो बोल दिया देखो भैया एडवांस पेमेंट दे दिया और सामान की कीमत बढ़ गई, तो जितना हमने एडवांस दिया था जितना समझ के, उसमें अब चेंजेस नहीं होंगे। अब वो रेट बढ़ गए तो बढ़ गए, लेकिन हम नहीं देंगे, तो उतना पोर्शन हमको नहीं देना है जिस डेट्स को पेमेंट किए थे। ये वाला भी बेनिफिट है गवर्नमेंट को जहां जहां बेनिफिट है वो क्लॉज लगा रही है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि वेयर deliveries are accepted beyond the scheduled delivery date subject to levy of liquidated damages as provided in the contract. The liquidated damages, if a percentage of the price, will be applicable on the price as varied by the operation of the price variation clause. कह रहा है कि भाई कुछ कंडीशन ऐसे हो सकते हैं कि आप डिलीवरी डेट में लेट कर दो। आपने कहा था कि हम दिसंबर 2025 तक ये सारा का सारा हम आपको बिल्डिंग दे देंगे या सामान बना के दे देंगे, और ये जून 2026 आ गया, अभी तक आपने दिया नहीं, तो उस कंडीशन में फिर आपका रेट जो बढ़ा है हम नहीं देंगे अब। ये भी कह रहा है where deliveries are acceptable beyond the scheduled delivery date subject to levy of liquidated damage as provided in the contract. The liquidated damage, if a percentage of the price, will be applicable on the price as varied by operations of the price variation clause. तो उस कंडीशन में मेरी दाम बढ़ गया या कुछ डैमेजेस हो गए, मतलब अपने सामान लगा तो दिया था, अपने पंखे उंखे लगाए थे, सब टांगे थे, और पंखे उंखे बिजली के शॉर्ट सर्किट से सब शॉर्ट मार गए, डैमेज हो गए, डैमेजेस हो गए, डिलीवरी अब लेट हो गई या सामान भी बेकार हो गया, तो भी उसकी कीमत वो हम नहीं देंगे, कॉन्ट्रैक्टर ही बियर करेगा। ये बता रहा है बच्चे। कई चीजें ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं कि वो सामान लग जाते हैं, बाद में वो डैमेज हो जाता है, टूट के गिर जाता है, लीकेज हो जाता है, तो फिर डैमेज को पैसा हम नहीं देंगे, गवर्नमेंट पहले से ही बोल रही है, ठीक है ना। नो प्राइस वेरिएशन विल बी एडमिसिबल बियॉन्ड द ओरिजिनल शेड्यूल डिलीवरी डेट फॉर डिफॉल्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द सप्लायर। और यदि हमने डेट दे रखे हैं डिलीवरी डेट भाई से पहले पहले आएगा तो ही आपको मिलेगा, पैसे बढ़ के, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। नो प्राइस वेरिएशन विल एडमिसिबल बियॉन्ड शेड्यूल डिलीवरी डेट फॉर डिफॉल्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द सप्लायर। सप्लायर की गलती है, सप्लायर ने लाने में डिले कर दिया है ना, लापरवाही कर रहा है कि सर कर देंगे, हमारे को और भी कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, केवल आपका ही थोड़े है, हमें उसको भी तो देखना है। यानी वो डिफॉल्ट कर रहा है, गड़बड़ी खुद की कर रहा है, हमारा कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है, तो हम उसको प्राइस वेरिएशन का पैसा नहीं देंगे। ये सब सारी चीजें लिखवानी चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कोर्ट में बात जाती है, वो ये कह रहा है बच्चे, ठीक है। तो चलो आज हम इतना ही पढ़ लेते हैं, कल आप हमको बताओगे कि एच तक हमने पढ़ लिया था और आई से हमको पढ़ना है कल, ठीक है ना। मतलब कल इन द सेंस जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, और आई से शुरुआत करेंगे। हालांकि ये चैप्टर छोटा है, हमें एक दिन में खत्म कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं इसलिए एक दिन में नहीं खत्म कर पाया कि बहुत सारी नई चीजें थी, बच्चों को भी समझ में नहीं आएगा। चलो अगले क्लास में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, नया पॉइंट्स था, और अगले क्लास में ही खत्म होगा, ठीक है बच्चे। आज की क्लास को क्लोज करें। किसी को कुछ डाउट है, या क्लास 7 बज गया, उन बच्चों को भी क्लास शुरू कर देते हैं जो पीछे वेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया सोमा बच्चे, समझ में आया? चलो ठीक है, क्लास को क्लोज करते हैं।